हाय एवरीवन एंड जय भारत। तो सुपर 3000 के इस कोर्स में आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। मालूम होगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगी। एक रिकॉल मैं करा दूं पहले, सबसे पहले तो मैं वो रिकॉल क्या होने वाली है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में। सबसे पहले तो अपने को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। आपको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो उसको कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो R0 इंटू A⁴ 1/3 होते हैं, जहाँ पर R0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कभी 1.2 फर्मीमीटर भी काउंट करते हैं। किसी बुक में ये वैल्यू 1.1 फर्मीमीटर भी दी जाती है। मैं 1.2 फर्मीमीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर काउंट किया जाता है। ये जो है वो उस न्यूक्लियस की मास है, न्यूक्लियस की मास है, मास नंबर की बात कर सकते हैं। ए जो है वो न्यूक्लियस की मास नंबर है। ए इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नहीं, न्यूक्लियर की मास नंबर है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और मास नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के एडिशन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि ए जो है किसके इक्वल है, वो Z प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होती है। इसी करस्पॉन्डिंग मास डिफेक्ट डिफाइन की गई होगी। मास डिफेक्ट कैसे डिफाइन किया वो सारा कुछ मालूम है आपको कि अगर कोई भी अगर अपने पास न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो उसके जो भी पार्ट, जिस भी पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये ऑब्जर्व किया गया कि कंबाइंड मास जो है उस न्यूक्लियस के, उस न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन हो चुके हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर चुके हैं, तब उनकी मास, और जब वो सारे न्यूक्लियन फ्री हो तब उनकी मास में कुछ डिफरेंस आ रहा है। जब वो सारे फ्री थे तो उनकी मास ज़्यादा हो रही थी करस्पॉन्डिंग, तो जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है उन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिल करके, तो ये ऑब्जर्व किया कुछ मास में डिफरेंस आ गया और मास डिफेक्ट इस टाइप से डिफाइन कर दी गई है कि अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस न्यूक्लियस के अंदर में और A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और मास ऑफ न्यूक्लियस जो है कुछ m है, तो मास डिफेक्ट जो हो जाएगी Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 1 मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के एक प्रोटॉन मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एंड A-Z का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया क्योंकि A मास नंबर है, तो A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मास को माइनस कर लेंगे। इसी करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की गई कि बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगी वो मास डिफेक्ट इंटू C² के इक्वल हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग टू कोई भी अगर रिएक्शन दी गई अपने को न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उससे करस्पॉन्डिंग Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। Q वैल्यू ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगी, अगर हम लोग मास डिफेक्ट से लिखना चाहते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C², या मास डिफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा M ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा M ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। ये भी मेरे को लिखा जा सकता है Q वैल्यू अगर लिखना है तो। क्लियर। सिमिलरली Q की बात करें अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखने जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो लिखेंगे हम लोग, वो Q वैल्यू हो जाएगी। किसी भी अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करनी पड़ेगी, ना कि बाइंडिंग एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस is proportional to binding energy per nucleon, binding energy per nucleon। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक एवरेज एनर्जी कितनी होगी एक न्यूक्लियन को बाहर करने के लिए किसी न्यूक्लियस से, उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी, उसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी उसके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए, स्टैटिस्टिकल लॉ की बात की जाए
तो रेट ऑफ डीके जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई उस टाइम पर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। रेट ऑफ डीके जो होगा वो n के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीके जो होगा वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर लैम्डा को हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते होंगे, डीके कांस्टेंट काउंट किया जाता होगा इसको। और ये प्रेशर, टेम्परेचर और सराउंडिंग कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस पर यह डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करें, ध्यान देंगे इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो हो जाएगी ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे n0 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, किसी टाइम t के करस्पॉन्डिंग। अगर t इक्वल 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 थे, n0 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0, न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0 इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। लैम्डा जो डीके कांस्टेंट को t टाइम पर अगर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं तो हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू t। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि उसकी हाफ लाइफ को अगर हम लोग टाइम को अगर हाफ लाइफ के टर्म में मेंशन कर दिया जाए, अगर ये लिख दिया जाए कि n जो है वो टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ के इक्वल है, तो हम लोग इसी को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n हाफ लाइफ के बाद जो हो जाएगी वो n0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n हो जाएगी। इसका भी यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। n को मेंशन किया गया कि n क्या है, टाइम डिवाइड बाई t हाफ के इक्वल है। आगे डिफाइन किया गया एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ डीके की बात की जा रही है। रेट ऑफ डीके का मतलब माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी का मतलब लैम्डा इंटू एन। तो एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है कि डीके कांस्टेंट किसी भी टाइम पर अगर एक्टिविटी की बात करें तो डीके कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहने वाली है पूरे। अगर प्रोसेस की बात करें तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई चेंज करते जाएगा और जैसे जैसे एक्टिव न्यूक्लियाई चेंज करते जाएगा वैसे वैसे एक्टिविटी चेंज करती जाएगी। ए इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। इनिशियल एक्टिविटी की बात की जाए तो इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 होंगे तो n0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो लैम्डा इंटू n0 हो जाएगी। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग किसी भी टाइम पर अगर बात की जाए एक्टिविटी की इक्वेशन जो हो जाएगी वो इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। या अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म में लिखा जाए तो इसी को लिख सकते हैं n0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, जहां पर हाफ लाइफ जो है वो ln2 बाई लैम्डा के इक्वल है। इसी को लिखते हैं हम लोग ln2 को 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। और इसी कोरस्पॉन्डिंग एवरेज हाफ लाइफ भी डिफाइन की गई है। एवरेज हाफ लाइफ जो होती है वो 1 बाई लैम्डा के इक्वल होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम वाइज डिस्कशन करना होगा आपको। अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर डिस्कस किया होगा, रीड आउट किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, आपने इसको रिवाइज किया होगा तो आपको मालूम होंगे कि डिफरेंट टाइप के हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात कर सकते हैं कि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी भी फॉर्म कर रहा है, ए से सी भी फॉर्म कर रहा है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, या सक्सेसिव ए से बी फॉर्म कर रहा है, बी से सी फॉर्म कर रहा है, सी से डी फॉर्म कर रहा है। इस टाइप से भी अपने को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस टाइप से इसके सारे प्रॉब्लम को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और डिस्कस करते हैं तो किस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि अपने को एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात की जा रही है, इसमें कि W जो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो लिखा गया है अपने को W गिव्स, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ पहले तो ये जो है W गिव्स x प्लस वाई। W से हमें x और y का फॉर्मेशन करना है। W गिव्स x प्लस वाई। तो इस रिएक्शन की Q वैल्यू क्या होगी? अगर अपने को कुछ ग्राफ, ये पैटर्न ग्राफ कुछ दी गई है अपने को कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ मेंशन की गई है, तो Q वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन की? तो सिंस Q वैल्यू लिखने जाएंगे तो मास ऑफ
रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं, सिंस अपने को बाइंडिंग एनर्जी का टर्म मालूम है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्यू वैल्यू जो होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कितनी है, एक्स और वाई जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं, तो एक्स की बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। एक्स की बाइंडिंग एनर्जी ध्यान देंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन E3 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स कितनी होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके N3 है तो N3 इंटू E3 हो जाएगी। एक न्यूक्लियन का एनर्जी E3 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके N3 है तो N3 E3 हो जाएगी, तो एक तो N3 E3 लिख दिया, प्लस y का लिखना पड़ेगा। y कहाँ है, y यहाँ पर है तो y के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी y की, नंबर ऑफ न्यूक्लियन N2 है और एक न्यूक्लियन की एनर्जी E2 है तो N2 E2 हो जाएगी, तो y की जो हो जाएगी N2 E2। ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया प्रोडक्ट का, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखने जाएंगे तो वो तो W है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे ऑफ W तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन N1 है और बाइंडिंग एनर्जी जो है एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन E1 है तो N1 E1 हो जाएगी। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो जाएगी अपने पास। E2N2 प्लस E3N3 माइनस E1N1 ऑप्शन बी अपने पास आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को देखो, फिर से उसी टाइप का ही क्वेश्चन दिया गया है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई अपने को, एक्स गिव्स आउट ए प्लस बी अपने को दे रहा है, प्लस एनर्जी बाहर आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया, ध्यान देंगे क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेंशन किया गया एक्स ए और बी का, क्लियर है। तो अपने को एनर्जी रिलीज फाइंड करनी, पिछला वाला ही क्वेश्चन कि क्यू वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू वैल्यू ही एनर्जी रिलीज के इक्वल होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। बाइंडिंग एनर्जी ए का बताओ, ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है 110 और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया गया है 7 पॉइंट नहीं, ए का कितना दिया गया है 8.2, तो 110 इंटू 8.2। बाइंडिंग एनर्जी बी की बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 90 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2, तो 90 इंटू 8.2 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 200, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 200 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका 7.4 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, ध्यान दे 8.2 कॉमन ले सकते हैं या ऐड हो जाएगा, 200 इंटू 8.2 माइनस 200 इंटू 7.4, 200 को कॉमन ले लिया, 8.2 माइनस 7.4 0.8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी गई है। तो कितनी कोई ऑप्शन है क्या 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि दी एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिजन ऑफ ए सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस अगर फिजन कर रहा है तो जो एनर्जी रिलीज की जा रही है कितनी है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जा रही है, क्लियर। यानी कि आगे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 16 मेगावाट ऑफ पावर, यानी कि पावर आउटपुट मालूम है, पावर आउटपुट मालूम है कितनी 16 मेगावाट होनी चाहिए, 16 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड होनी चाहिए, यानी कि एक सेकेंड में इतनी पावर आउटपुट आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस फाइंड करनी है। एक न्यूक्लियस अगर फिजन कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है 200, यानी कि एनर्जी रिलीज E1 की मैं बात करता हूँ, कितना है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। तो अपने मान लिया जाए कि अपने को नंबर पूछा गया है, तो मान लेते कि नंबर ऑफ
यूरेनियम न्यूक्लियस की जो रिक्वायरमेंट है वो n नंबर है, तो n इंटू E1 हो करके रिजल्टेंट पावर आउटपुट दे देना चाहिए क्या, 16 इंटू 10⁶ के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करेंगे n की वैल्यू जो आ जाएगी 16 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁶ ही रन देते, -19 रन देते हैं और 10⁻⁶ रन देते हैं। 10⁻⁶ कैंसल आउट हो जाएगा, 16 भी कैंसल आउट हो गया, ये 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2 इंटू 10⁻⁻18 हो गया क्या, इसका मतलब 10⁻18 आगे कुछ बोला गया था, 10⁻18 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अगर 100% इफिशियंसी होती तो, अगर 100% इफिशियंसी अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि इफिशियंसी उसकी 15% 50% ही है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट कितना चाहिए अपने को, आउटपुट कितना चाहिए अपने को 200, आउटपुट कितना चाहिए, गलत लिख दिया, आउटपुट कितना चाहिए अपने को आउटपुट चाहिए वो 16 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई इनपुट पावर इनपुट। ये वैल्यू दी गई अपने को, इफिशियंसी की वैल्यू 1/2 50%, इसका मतलब पावर इनपुट कितनी चाहिए अपने को 32 इंटू 10⁻⁶ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पावर आउटपुट इतना दिया गया, अच्छा इफिशियंसी वाला टर्म यहाँ पर 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ अपने पास यही वाला टर्म, कितना 10⁻18 नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस चाहिए, तब वो 50% वाले रिएक्टर से 16 मेगावाट पावर का जनरेशन कर सकता है। 10⁻18 कुछ ऐसा दिया गया है क्या ऑप्शन, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी टाइप के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल सैंपल अपने को दिए गए हैं, ठीक है, आइडेंटिकल सैंपल की बात की जा रही है, सेम मटेरियल और सेम अमाउंट दिया गया है, ठीक है, पी और क्यू की बात की गई है, तो ये पी हो गया, हमने कंसिडर कर लिया, ये क्यू है। 2 आइडेंटिकल सैंपल, सेम मटेरियल, सेम अमाउंट, पी एंड क्यू of a radioactive substance having mean life T, having mean life T, दोनों की mean life भी सेम दी गई है, are observed to have activity AP and AQ respectively, दोनों सेम ही सैंपल दिया गया अपने को, सैंपल सेम दिया गया है, सेम अमाउंट में भी दिया गया, यानी कि T इक्वल टू 0 पर जितनी अमाउंट इसकी थी उतनी ही अमाउंट इसकी थी, लेकिन इसका टाइम कुछ अलग था, इसका टाइम कुछ अलग था, तभी बोला गया है इफ P इज ओल्डर देन Q देन द डिफरेंस इन देयर एज, इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, अपने को एज का डिफरेंस, एक्टिविटी मालूम कर चुके हैं, एक्टिविटी दोनों की मालूम हो चुकी, तो एक्टिविटी लिखते हैं, कितना है हम लोग, एक्टिविटी जो लिखते हैं वो उसकी लैम्डा इंटू नंबर ऑफ, ऐसा ही ना, ऐसा लिख देता हूँ मैं, एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी जो लिखते हैं ए ऑफ पी जो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे एक्टिविटी A0 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा, इसका टाइम T1 मान लेते हैं, इनिशियल एक्टिविटी जो इसकी थी वही एक्टिविटी उसकी भी होगी, इसके टाइम T2 मान लेते हैं, तो AQ जो हो जाएगी वो A0 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा T2 हो जाएगी। अपने को क्या फाइंड करना है, P का एज ज़्यादा है तो T1 माइनस T2 अपने को चाहिए, P इज ओल्डर देन Q बोला गया है, देन द डिफरेंस इन देयर एज, T1 टाइम पर ऐसा एक्टिविटी कैलकुलेट किया गया है, T2 टाइम पर इतनी एक्टिविटी कैलकुलेट की गई है, T1 माइनस T2 चाहिए अपने को, तो क्या लिख सकता हूँ मैं AP डिवाइड बाई A0 जो है वो e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा T1 है, कैसे को लिख सकते हैं कि लैम्डा T1 जो हो जाएगी वो ln ऑफ A0 बाई AP हो जाएगी, माइनस आने आएगा, माइनस को हमने चेंज कर दिया है, वैसे ही यहाँ से लैम्डा इंटू T2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी ln ऑफ A0 डिवाइडेड बाई AQ। अब क्या सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, लैम्डा को डिवाइड कर देते हैं, T1 माइनस T2 फाइंड कर लेते हैं, 1 बाई लैम्डा कॉमन हो गई, क्या बचेगा, T1 माइनस T2 सॉल्व कर रहा हूँ, ln ऑफ A0 बाई AP माइनस ln ऑफ A0 बाई AQ बचेगा क्या,
लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर दो, ये ए क्यू है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दो 1 बाई लैम्डा। ध्यान देंगे टी क्या दिया गया है, मीन लाइफ, और मीन लाइफ जो होती है 1 बाई लैम्डा के इक्वल होती है, यानी कि 1 बाई लैम्डा को मैं टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये टी हो गया। इसको लिखा जा सकता है ln a माइनस ln b को ln a बाई b लिख सकते हैं, तो ln ऑफ ए क्यू डिवाइडेड बाई ए पी आ जाएगी अपने पास, दोनों की एज का डिफरेंस, टी ln ऑफ ए क्यू डिवाइड बाई ए पी, टी ln ऑफ ए क्यू डिवाइडेड बाई ए पी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया। क्या, दो रेडियो एक्टिव सैंपल दिए गए डिफरेंट एलिमेंट का दिया गया है, इसका मतलब लैम्डा दोनों की डिफरेंट, हाफ लाइफ दोनों की डिफरेंट, इसलिए तो बोला गया कि हाफ लाइफ T1 और T2 है। हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट T इक्वल टू 0, T इक्वल 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों का सेम है, तो कितने टाइम के बाद, देन टाइम आफ्टर विच देयर एक्टिविटी आर सेम, एक्टिविटी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों की एक्टिविटी A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए। एक्टिविटी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एक्टिविटी लिखेंगे A नॉट ऑफ 1 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू टी टाइम पर ही आया हुआ है, ये A नॉट ऑफ 2 इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 2 e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 2 इंटू टी लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे क्या, इनिशियल एक्टिविटी कितना लिखते हैं, लैम्डा इंटू एन लिखते हैं। नंबर ध्यान दें क्वेश्चन में कि दोनों की सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए गए, सेम एक्टिविटी नहीं बोली गई, इनिशियली एक्टिविटी सेम नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, यानी कि एन नॉट सेम है दोनों का। इनिशियल एक्टिविटी को लिख सकते हैं लैम्डा 1 इंटू एन नॉट लिख दिया, e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1। इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 2 होगी इसकी इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो इसका भी उसी उतना ही था, एन नॉट ही था, e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 2t, एन नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा अब यहाँ से अपने को, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 जो हो जाएगी, इसको इधर डिवाइड कर दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया, e टू द पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी हो जाएगी। इसी टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, दोनों साइड लॉग काउंट कर लिया जाए तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इक्वल टू ln ऑफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। लैम्डा 1 लैम्डा 2 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, सिंस अपने को हाफ लाइफ दी गई है, हाफ लाइफ को लैम्डा के टर्म में ln 2 बाई लैम्डा होती है, लैम्डा इक्वल टू लिख सकता हूँ ln 2 डिवाइड बाई टी हाफ, और हाफ लाइफ दोनों की पुट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा जाए पहले, तो यहाँ पर लिखा जाए पहले लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 मैं लिख सकता हूँ ln 2 डिवाइड बाई T1 माइनस ऑफ ln 2 डिवाइड बाई T2 इंटू टी। यहाँ से लिखूंगा तो क्या होगा बताओ मेरे को, ln ऑफ लिख सकता हूँ क्या, देखो तो यहाँ से ln 2 डिवाइड बाई T1 डिवाइड बाई ln 2 बाई T2, तो T2 बाई T1 हो जाएगी क्या। आगे सॉल्व करता हूं मैं इसको, ln 2 कॉमन ले लिया, ln ऑफ 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2 इंटू टी इक्वल टू ln ऑफ T2 डिवाइडेड बाई T1। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाई ln 2 केवल 0.693 होती है, ऑप्शन में 0.693 दिया गया, इसलिए मैं 0.693 पुट कर रहा हूँ, इंटू T2 माइनस T1, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, इंटू ln ऑफ T2 बाई T1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ln ऑफ T2 बाई T1, ln ऑफ T2 बाई T1 है ये, T1 T2 ऊपर में है 0.693, T2 माइनस T1, ऑप्शन ए हो जाएगी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, सिंपल सा था, अपने को जो प्रॉब्लम में बोला जा रहा है अपने को बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूले मालूम है, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, तो क्या क्या अपने को क्वेश्चन में बोला वो लिखेंगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें हम लोग, क्या बोला गया, एक न्यूक्लियस दिया गया है, एक्स बोला गया है, जो कि इनिशियली कहाँ था, रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था, ये एक्स हो गया, ये न्यूक्लियस रेस्ट में था, अंडरगोज अल्फा डीके, यानी कि एक्स से ये वाई बनाएगा और कुछ अल्फा पार्टिकल बना दिया इसने, सही।
वाई जो बनाया हुआ है, ध्यान देंगे अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब इसका प्रोटॉन नंबर 2 होगा और मास नंबर 4 होगा, तो इसकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका ए जो हो जाएगा मास नंबर को कंजर्व कराया जाए 232 है, ये 4 है, इसका मतलब ये 228 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें हम लोग इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, इनिशियली ये रेस्ट में था, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं, सिंस इसकी मोमेंटम कुछ p ऑफ y होगी तो इसकी मोमेंटम कुछ p ऑफ अल्फा होगी, ये कहीं इधर जा रहा होगा तो ये कहीं इधर जा रहा होगा, नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, मान लेते हैं कि एनर्जी जो रिलीज हुआ वो q के इक्वल हुआ, तो जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग, न्यूक्लियर एक्टिविटी में या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते थे हम लोग, अगर आपको मालूम भी होना चाहिए ये कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। जो भी अपने पास डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ हो, जो भी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, उनके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो चली जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वाई, ये क्यू के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को हमने लिख दिया P ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y को क्या लिखेंगे, P ऑफ y डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ y, और ये q के इक्वल होगा। और सिंस मोमेंटम ऑफ y की वैल्यू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल के इक्वल है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि P ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m होती है, इसको भी p अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस y, ये q के इक्वल है। कितना फ्रैक्शन एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होगा, यही पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी जाने, p ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉमन ले लिया डिवाइड बाई 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अपने पास, ये 1 यहाँ बचेगा प्लस ऑफ, ये तो बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ वाई न्यूक्लियस इक्वल टू क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं क्या, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो क्यू टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस वाई डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस वाई हो जाएगी। यदि काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कितना लेकर के जा रहा है, फ्रैक्शन जो आ जाएगा अपने पास मास ऑफ न्यूक्लियस वाई डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस वाई। मास ऑफ न्यूक्लियस हम लोग मास नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना है 228, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 228 है, इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देंगे, m के इक्वल डिवाइड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन का मास मैं m मान रहा हूँ, मास ऑफ y 228 है इंटू m। सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 228 डिवाइड बाई 232, फाइनल आंसर आ जाएगी अपने पास 228 डिवाइड बाई 232, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना है अपने को, कहीं पर भी हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, और एनर्जी कंजर्वेशन की जो भी एनर्जी रिलीज होगी इन दोनों के बीच में शेयर की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही करना है अपने को। एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है जिसकी मास 24 AMU दी गई है, 24 AMU उसकी मास दे दी गई है। 1 AMU में कितना किलोग्राम होता है अपने को मालूम है। इमिट से गामा फोटोन, वो गामा फोटोन को रिलीज कर रहा है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो फोटोन जा रहा है उसकी एनर्जी अपने को मालूम है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, उसकी कितनी एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। सिंस ये न्यूक्लियस रेस्ट में था, स्टेशनरी न्यूक्लियस बोला गया है, मान लेते हो कि न्यूक्लियस ए रहा हो या न्यूक्लियस एक्स रहा हो, अपने पास न्यूक्लियस एक्स रहा हो, एक्स न्यूक्लियस है, इसने गामा फोटोन को रिलीज किया और इस गामा फोटोन मान लेते हैं किधर चला गया, ये गामा फोटोन हो गया। गामा फोटोन का मतलब फोटोन ही है, फोटोन ही, और ये कहीं इधर जाने लगेगा किसी वेलोसिटी v से, मास इसकी m है। सिंस मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ x जो होगी, x ने y का फॉर्मेशन कर दिया, ये x स्टार होगा, गामा फोटोन रिलीज करता है, इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में था, ये y ना मान करके मैं इसको x
स्टेरिक लिखा है, इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है और ये वाला ग्राउंड स्टेट में हो गया। तो मोमेंटम ऑफ एक्स और मोमेंटम ऑफ गामा फोटोन दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 थी। तो नेट मोमेंटम की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। तो अपने को मालूम हो गया मोमेंटम को लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं किसके लिए, मोमेंटम ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल का मतलब फोटोन, फोटोन के लिए मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन, फॉर फोटोन E इक्वल टू पी सी होती थी, P इक्वल टू E बाई सी हो जाएगी, E बाई सी लिख दिया। मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, जो कि E डिवाइड बाई सी हो जाएगी। सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाए, इसको हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ x चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x जो हो जाएगी वो E स्क्वायर डिवाइड बाई 2mc स्क्वायर हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x जो हो जाएगी E केवल 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल में हो गया इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम सी स्क्वायर में भी लिख सकते हैं 24 AMU थी, 1 AMU को कितना एनर्जी लिखते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते थे हम लोग, 10 टू द पावर 6 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होती थी। डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, सॉल्व कर सकते हैं आप। ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है ना, इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो 931 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी होती है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो आ रही है ये 1.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अपने को मालूम होनी चाहिए कि 1 AMU जो होती है वो 931.5 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 931 के इक्वल ही मैं लिख देता हूँ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर के इक्वल होती है। अपने पास ये एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि 1 AMU जो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर होती है। तो 1 AMU था यहाँ पर, उसको लिख दिया 931 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को खा जाएगा, आंसर आ जाएगी अपने पास इस टाइप से। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर दिया गया है 2 kg ऑफ यूरेनियम 235 दिया गया है, 2 kg इज यूज्ड अप इन 30 डेज, 30 दिन में ऐसा यूज किया गया है। द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, एक फ्यूजन में कितना, यानी कि अगर एक न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस 2 kg में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना लिखेंगे, 2 kg है, किलोग्राम को पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर ले, 2000 ग्राम हो गया, डिवाइड बाई मोलिकुलर मास उसकी 235। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 235 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर 10 टू द पावर 26 दिया गया है, लेकिन ध्यान देंगे पर किलो मोल दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही 10 टू द पावर 26 हो जाएगी। सही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इतना हो गया। अपने को फाइंड क्या करना है, पावर आउटपुट ऑफ रिएक्टर। पावर आउटपुट का मतलब क्या, पर सेकंड कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, यही ना पावर आउटपुट, जूल पर सेकंड होती है पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो पावर आउटपुट लिखने जाएंगे हम लोग, पावर आउटपुट तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, पहले तो 200 रिलीज कर रहा है एक न्यूक्लियस, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन में मेगावाट दी गई है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भी कर दूँ, इंटू इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26 हो गया, डिवाइड बाई 235, इतना एनर्जी हो गया। डे टाइम की बात करें कितने दिन में ये आ रहा है, 30 डेज में, 30 इंटू 24 आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, सेकेंड हो गया,
सॉल्व करना है, ये जूल पर सेकेंड में आंसर आ जाएगी। सिर्फ कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आती है वो 60 मेगावाट आती है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। ये 60 मेगावाट आंसर में आती है। क्लियर है? आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस टाइप के। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रॉब्लम में क्या बोला, एक न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन दी गई है, जिसमें कि ये रिएक्शन दी गई है अपने को कि अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, कार्बन 12 मिल रहा है अपने को, बाइंडिंग एनर्जी पावर न्यूक्लियन सबके लिए दी गई है अपने को। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? एनर्जी सप्लाई और एनर्जी रिलीज की बात की जा रही है। तो क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्यू वैल्यू ही तो रिएक्शन का कैलकुलेट करना है। तो क्यू वैल्यू अगर सॉल्व करें, क्यू वैल्यू तो क्या आ जाएगी? देखो तो क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। 8 इंटू कितना दिया गया है अपने को अल्फा पार्टिकल के लिए? ये 7 पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया। 8 इंटू 7.07 प्लस इसके लिए बात करेंगे तो कार्बन के नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12 है, इंटू कितना दिया गया? 7.86 माइनस उसके लिए 20 दिया गया। 20 इंटू 8.03 सॉल्व करेंगे, क्यू वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पर ये क्यू वैल्यू जो आती है निगेटिव आ रही है। निगेटिव आ रही है क्यू वैल्यू। इसका मतलब अपने को एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ये सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी। और अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं आता है कि कौन सी ऑप्शन सप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी क्यू आएगी उतना ही एनर्जी अपने को सप्लाई करना पड़ेगा, क्यू जितना निगेटिव आएगा। हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और टर्म आती है, वो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अपने सिलेबस में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आती है। सॉल्व करके आप देखेंगे इसमें शायद ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग निगेटिव में आती है, माइनस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे आप। ये वाले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक्टिविटी दिया गया है। ऑप्शन जो अपने को ग्राफ जो प्लॉट की गई LNR, आर को बोला गया एक्टिविटी। एक्टिविटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ध्यान है, तो आर क्या होती थी? आर जो होती थी R0 e⁻⁻ लैम्डा इंटू टी होती थी। LNR का ग्राफ प्लॉट करना तो ln ऑफ R लिख दिया हमने, इक्वल टू इसको लिखेंगे तो ln ऑफ R0 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी हो जाएगी। सही है? तो ये y हो गया, ये c हो गया, ये mx टाइप का हो गया, mx। तो m जो हो गई लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। स्लोप की निगेटिव वैल्यू जो हो जाएगी वो लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। ऐसा मैं यहाँ पर माइनस से लिख देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, यानी कि m जो होगी वो माइनस ऑफ लैम्डा होगी। तो सबका स्लोप कैलकुलेट कर लेना है। इसकी स्लोप की बात करेंगे, लैम्डा ऑफ ए कितनी होगी बताओ मेरे को? लैम्डा ऑफ ए की बात करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 10। लैम्डा ऑफ बी कितनी होगी? लैम्डा ऑफ बी की बात करें, लैम्डा ऑफ बी की बात करें 6 डिवाइडेड बाई 5। लैम्डा ऑफ सी डिस्कस किया जाए, लैम्डा ऑफ सी कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइड बाई 5। आपने वो किसकी रेशियो फाइंड करनी है? हाफ लाइफ की। लैम्डा से हाफ लाइफ कैसे ला सकते हैं लोग? ध्यान दिया जाए, लैम्डा से क्या हाफ लाइफ लाई जा सकती है? लैम्डा को लिखा जा सकता है ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो ln2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ ए, यह आ जाएगा 6/10। सिमिलरली ln2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ बी, यह आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। और ln2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ सी, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5। तो आंसर क्या आ जाएगी अपने को? टी ऑफ ए इज टू टी ऑफ बी इज टू टी ऑफ सी क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से 10/6 हो गया, ln2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 10/6 हो गया इज टू 5/6 हो गया इज टू 5/2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 से पहले कैंसल आउट करा देते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नीचे में 6 रहा, नीचे में 6 रहा, 2 रहा। इसको हम लोग क्या करते हैं? सबको पहले 5 से डिवाइड किया था, अब इसको सबको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं,
6 से क्या करते हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 हो गया, ये नहीं 1 हो जाएगा ना, 2 ही ना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। 2:1:3, 2:1:3, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ए का, बी का और सी का हाफ लाइफ का जो रेशियो होगा वो 2:1:3 हो जाएगी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, जेई में भी ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन ने बोला कि 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल दिए गए ए और बी, जिनका डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा दिया गया, ए और बी दे दिए गए अपने को, सही है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर n0 था तो इसका भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 था, कब ये t=0 पर। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e आफ्टर टाइम। टी टाइम के बाद इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए क्या लिखेंगे, वो n0 e⁻⁻ ऑफ लैम्डा टी, और इसका लैम्डा 10 लैम्डा दिया गया है। एन ऑफ बी लिखेंगे हम लोग, तो एन ऑफ बी क्या होना चाहिए, वो n0 e⁻⁻ ऑफ लैम्डा टी। किसका दिया गया अपने को रेशियो, Na/Nb जो होनी चाहिए, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ बी जो होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए 1/e के, और कितना दिया गया है, एन ऑफ ए, n0 कैंसल आउट हो जाएगा, e⁻⁻ ऑफ 10 लैम्डा टी, e⁻⁻ ऑफ लैम्डा टी, ये 1/e के इक्वल हो गया। इसका मतलब e⁻, यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, -9 लैम्डा टी जो कि 1/e हो जाएगा। इसका मतलब 9 लैम्डा टी किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो t किसके इक्वल, 1/9 लैम्डा के इक्वल, ये ऑप्शन आ जाएगी 1/9 लैम्डा, ए ऑप्शन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सा हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए तो क्या बोला गया है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। किसी भी अपने को पहले माइंड में होना चाहिए कि किसी भी अगर कोई भी अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, तो मास नंबर कंजर्व होती है, ये मास नंबर इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कंजर्व होते हैं, चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर कंजर्व होती है, जेड की वैल्यू जो रिएक्टेंट में है वही जेड की वैल्यू प्रोडक्ट में भी आनी चाहिए, न्यूक्लियॉन नंबर जो रिएक्टेंट में है वही न्यूक्लियॉन नंबर प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसका मास नंबर अपने को ए दिया गया और एटॉमिक नंबर जेड दिया गया, ठीक है। एक्स कंसीडर कर लेता हूँ मैं कि ये एक्स होगा, ए जेड होगा, ये वाई का फॉर्मेशन कर रहा होगा प्लस, और भी कुछ कुछ बोला जा रहा है। इसका जेड फाइनल लिख दिया हमने कि ये जेड फाइनल है और ए फाइनल है। क्या बोला गया है, इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, 3 हीलियम 2 4 लिख दिया, प्लस 2 पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब उसके पास चार्ज नंबर होगा, प्रोटॉन नंबर होगा, लेकिन मास नंबर नहीं होगा। उसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज होती है, प्रोटॉन के इक्वल उसकी चार्ज होती है, लेकिन मास जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। मास नंबर उसका 0 काउंट करते हैं हम लोग, और चार्ज नंबर +1 काउंट करते हैं हम लोग। कितनी नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन बाहर आ रहे हैं, 2 नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ऐसा हो गया। आगे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में फाइनल में कितना प्रोटॉन होगा, AF - ZF, ये प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ZF। इसी का रेशियो अपने को फाइंड करना है। तो पहले तो ZF सॉल्व कर दिया जाए। रिएक्टेंट में Z की वैल्यू कितनी है, Z है, प्रोडक्ट में कितनी है ZF प्लस, ध्यान दो 3 × 2 6 हो गई, प्लस ऑफ 2 × 1 2 हो गई, तो ZF की वैल्यू कितनी आ गई, Z - 8 हो गई। ऑप्शन सी इसी से क्लियर हो गया। ये ऑप्शन बी आएगा, Z - 8 नीचे दिया गया, और सब में तो अलग अलग कुछ दिया गया है। अपने को AF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, A = AF प्लस ऑफ मास नंबर इसका 12 हो गया, 3 × 4, इसका मास नंबर तो 0 है, तो AF कितना आ गया, ये A - 12 होगा। लेकिन अपने को क्या पूछा गया है, ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, AF - ZF। AF - ZF कितना हो जाएगा, AF जो आया हुआ A - 12 माइनस ZF, ZF लिखेंगे तो Z - 8 है, तो Z + 8 हो गया, ये कितनी आ जाएगी,
a माइनस जेड माइनस 4, दोनों का रेशियो काउंट करेंगे तो a माइनस जेड माइनस 4 डिवाइड बाई जेड माइनस 8, बी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है? तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर हमने न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन में कराया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा इमिशन। ठीक है, कोई सब्सटेंस दिया गया होगा ए अल्फा डीके कर रहा है और बीटा डीके कर रहा है, अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, बीटा पार्टिकल यहाँ रिलीज कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी डीके कांस्टेंट जो दी गई है वो लैम्डा ऑफ अल्फा है और इसके लिए डीके कांस्टेंट कितनी है, लैम्डा ऑफ बीटा है। इफ द सब्सटेंस इमिट्स अल्फा एंड बीटा साइमल्टेनियसली देन एवरेज हाफ लाइफ, लैम्डा अल्फा इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ कितनी है, टी अल्फा, इसकी एवरेज लाइफ जो है वो टी अल्फा है और इसकी एवरेज लाइफ कितनी है, टी बीटा है। तो अगर साइमल्टेनियसली ही वो इंटीग्रेट करे, साइमल्टेनियसली वो डिसइंटीग्रेशन अल्फा में भी और बीटा में भी एक साथ ही साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इसकी एवरेज हाफ लाइफ क्या हो जाए, इसका मतलब ये जो है अल्फा जिस टाइम पर रिलीज कर रहा है उसी टाइम पर बीटा भी रिलीज करे तो उस केस में क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके n होंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि dn बाई dt ऑफ अल्फा ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा ऑफ अल्फा इंटू एन के इक्वल। सिमिलरली माइनस ऑफ dn बाई dt ऑफ बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होगी, ये लैम्डा ऑफ बीटा इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतने ही अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का जनरेशन होगा। तो अगर ये दोनों को ही जनरेट कर रहा है इसका मतलब है अपने को अब क्या लिखना है, dn बाई dt जो लिखना है अपने को माइनस ऑफ dn बाई dt जो हो जाएगी, अगर अल्फा और बीटा दोनों साथ में ही जनरेट हो तो लैम्डा ऑफ अल्फा इंटू एन प्लस लैम्डा ऑफ बीटा इंटू एन, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा ऑफ बीटा इंटू एन हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा इफेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लैम्डा इफेक्टिव कितनी हो जाएगी अपने पास, लैम्डा ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा ऑफ बीटा। लैम्डा ऑफ इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी इफेक्टिव लिख सकते हैं। क्या इफेक्टिव वैल्यू या एवरेज हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 बाई टी ऑफ अल्फा प्लस ये हो जाएगा 1 बाई टी ऑफ बीटा। सॉल्व करेंगे तो टी इफेक्टिव की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास टी ऑफ अल्फा इंटू टी ऑफ बीटा डिवाइड बाई टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। डायरेक्टली भी आपको ये फॉर्मूला याद होगा। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूला अगर तो अपने को दो हाफ लाइफ दी गई हो T1 और T2 और साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो एवरेज हाफ लाइफ T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 हो जाती है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान देंगे इस प्रॉब्लम की बात। इस प्रॉब्लम में ध्यान देंगे आप। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दिया गया ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल न्यूक्लियस बी में। ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए जो है अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14, इसकी हाफ लाइफ दी गई है, ए की हाफ लाइफ दी गई। हाफ लाइफ ऑफ ए जो है, हाफ लाइफ ऑफ ए जो है वो 1000 ईयर्स दिया गया है। क्लियर? ए से बी में फॉर्मेशन हो रहा है। कोई एक ओल्ड सैंपल लिया जा रहा है, कोई ओल्ड सैंपल लिया जा रहा है और ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू बी, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ बी जो है उस सैंपल में ये किसके इक्वल है, 1/7 के। तो अपने को एज बतानी है इस सैंपल की। उस जो सैंपल हमने लिया होगा उसमें ए भी है बी भी है, उसका रेशियो अपने को 1/7 है। तो उस सैंपल की एज बतानी है अपने को। अगर इनिशियली कोई भी बी का न्यूक्लियस नहीं रहा हो, या फिर सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि ए और बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली सेम रहा हो, इनिशियली सेम रहा हो। सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये एन नॉट होगा तो ये 0 होगा क्योंकि इनिशियली कोई भी नहीं है। अभी ये एन ए हो गया तो ये कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन ए हो जाएगा। क्या अपने को ऑप्शन में दी गई है कि एन ए बाई एन बी जो है, क्वेश्चन में दी गई है ऐसा कि एन ए बाई एन बी जो है वो 1/7 के इक्वल है। और एन ए कितना है, एन नॉट, एन ए जो है एन ए के इक्वल ही है ना, एन ए जो है एन ए के इक्वल ही है। डिवाइड बाई एन बी कितनी है, एन नॉट माइनस एन ए है। इसको लिख सकते हैं 1/7। सॉल्व किया, इसको 7 एन ए लिख दिया
जिसको कि एन नॉट माइनस एन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट बाई 8। एन नॉट बाई 8 का मतलब एन नॉट डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, यानी कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 टू द पावर n वाला टर्म। एन नॉट डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, टाइम डिवाइड बाई t हाफ इक्वल टू 3। इसका मतलब कितना टाइम हो जाएगा उसका हाफ लाइफ 1000 है, तो उसकी एज 3000 ईयर्स हो गई, 3000 ईयर्स हो गई। सेकेंड पार्ट में बोला गया है, सेकेंड पार्ट में बोला गया उस सैंपल की एज जो हो गई 3000 की, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियली इसका भी नंबर एन नॉट था और इसका भी नंबर एन नॉट था, टी इक्वल टू 0 पर। आज के टाइम की बात किया टी टाइम पर, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस मान लेते हैं कि एन नॉट माइनस इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन ए हो गया, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका क्या हो जाएगा, एन नॉट तो पहले से था ही, अभी कितना ए से कन्वर्ट होकर के बना है, वो एन नॉट माइनस एन ए बना हुआ है। अपने को रेशियो दी गई है कि एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ बी जो है ये 1:7 मिला हुआ है अपने को उस रॉक में, जो भी अपने को सैंपल दी गई है रेडियो एक्टिव सैंपल। ये एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ बी को लिख दिया एन टू एन नॉट माइनस ऑफ एन ए इक्वल टू 1/7। सॉल्व करेंगे तो ये 7Na इक्वल टू 2n0 माइनस ऑफ Na। सॉल्व करेंगे इसको और भी, तो Na जो आ जाएगी 2n0 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब n0 बाई 4, इसका मतलब n0 बाई 2 का स्क्वायर। अगर कंपेयर किया जाए इसको n0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n से, तो n जो आ गई वो 2 के इक्वल आ गई। n को लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई t हाफ, जो कि 2 हो जाएगी। तो कितना एज हो जाएगा उस केस में, 2 इंटू 1000, यानी कि 2000 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या दी गई, इनिशियली उसके पास कुछ भी नहीं था बी के पास, या बी के पास इनिशियल कुछ था, उसके करस्पॉन्डिंग उस सैंपल की एज वैरी करेगी। अगर बी का कुछ पार्ट होगा तो एज कुछ डिफरेंट होगी, बी का पार्ट कुछ नहीं होगा, बी के पास कुछ भी नहीं होगा इनिशियली, तो उसकी एज कुछ डिफरेंट होगी। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अपने को न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए हम लोग 3000 के कोर्स में यहीं तक डिस्कस करते हैं। थैंक यू, जय भारत।